हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये हमारी बहुविकल्पीय सीरीज़ का पहला वीडियो है। क्या? पहला वीडियो। और इसी तरह से हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके स्टार्टिंग के 5-6 नंबर तो एमसीक्यूज़ से ही पक्के हो जाते हैं। तो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सॉल्यूशन को, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, उनको भी सॉल्व करा के समझा दूंगा, और आपको बाकी चीज़ें, फॉर्मूले वगैरह आपको याद करने ही हैं। ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगे तो बस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बहुविकल्पीय का ये सेशन। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे बहुविकल्पीय, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। तो देखो, 2023 में आया है, तो ऑफकोर्स सी बात है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चांदी का जो परावैद्युतांक है वो होता है K=∞। क्या होता है? K=∞। बेसिकली आपको याद रखना है कि धातुओं के लिए जो मोस्ट ऑफ परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है? K। तो ये हो गया आपका K=∞। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र होता है E, और E बराबर होता है F/Q। क्या होता है? F/Q होता है। और देखो, अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, तो देखिए, एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। ये देखिए, E होता है F/Q। अब F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और अपॉन में Q का क्या होता है? कूलाम। तो देखो, पहला वाला तो न्यूटन बटे कूलाम हो ही गया। तो इसका उसने पूछा कौन सा मात्रक नहीं है। क्या पूछा है उसने? कौन सा पूछा है? ये देखिए, इसको देख लीजिए, कौन सा मात्रक नहीं है। तो हमें जितने, यानी कि इसका मतलब 3 तो इसमें हैं और 1 नहीं है। ठीक है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा, सोचिए। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसमें होगा जूल बटे कूलाम। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा जूल बटे में कूलाम। ये, क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए ज़रा, कि जब ऊपर क्या था? ऊपर था हमारा F, और बटे में Q था। तो न्यूटन बटे, नीचे सॉरी, ये Q था, और न्यूटन बटे कूलाम हो गया। तो जब न्यूटन बटे कूलाम हो गया, तो नीचे तो कूलाम ही रहेगा, चलो मान लिया। अब ऊपर W कैसे हो सकता है? जूल कैसे हो सकता है? जब F है तो W कैसे आ जाएगा? तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? C वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका मात्रक नहीं होगा। बाकी एक, ये और ये तीनों किसके हो गए? वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हो गए। आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात की वैद्युतशीलता होती क्या है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है वो होती है ε0। क्या होती है? ε0 होती है। अब देखिए, ε0 अगर होती है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे, मतलब इसका जो मात्रक होगा वो कैसे निकालोगे आप पेपर में, अगर आपको याद नहीं रहा तो देखो मैं समझाता हूँ। 1/, देखो आप जानते हो F बराबर क्या होता है? Q1 Q2 और बटे में R², यही होता है। अब आप एक काम करिए, पहले K का मात्रक निकालना सीखिए। तो K का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इस R² का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो Q1 Q2 है वो डिवाइड में जाएगा। बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? तो देखिए, R² को पहुँचा देते हैं हम यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ तो आ गया R², और ये जो Q1 Q2 है ये यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको पहुँचा देते हैं डिवाइड में। तो देखो, इसको इरेज कर देते हैं, और इसको पहुँचा देते हैं यहाँ पर डिवाइड में। Q², ये किसका आ गया? K का मात्रक आ गया। किसका? K का। अब K का मात्रक क्यों निकलवाया मैंने, तो अभी समझाऊंगा। देखो, K का मात्रक देख लो। देखो, F का क्या हो जाएगा? न्यूटन। F का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, F का हो गया आपका न्यूटन, इंटू R² का हो जाएगा मीटर², और बटे में Q का हो जाएगा कूलाम²। कितना हो जाएगा? कूलाम² हो जाएगा। अब देखिए, जो K होता है वो किसके बराबर होता है? जो K होता है वो बराबर होता है 1/ε, मतलब 1/4πε0 के। K बराबर होता है 1/4πε0। अब जो ε0 है वो कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा ऊपर, और K आ जाएगा नीचे। और 4π के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता नहीं है, 4π तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, देखिए ध्यान से, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए,
अगर मैं यहाँ से कहूँ एप्सिलॉन नॉट बराबर हो गया 1/k। देखो 4 पाई को अगर मैं हटा दूँ तो k बराबर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया 1/k, यानी कि जो k का मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नॉट का उसका मात्रक जो होगा वो उल्टा होगा। यानी कि जो k का मात्रक अभी निकाला हमने न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर, उसको अगर उल्टा कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो उसका तो था k का मात्रक क्या निकला था अभी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे में कूलाम का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, यानी कि विद्युतशीलता का कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सा है, ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देखो आपको पता होना चाहिए, ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर 2 आवेश होते हैं। अब देखो 2 माइक्रोकूलाम के हैं, एक तो ये हो गया 2 माइक्रोकूलाम का, एक हो गया 2 माइक्रोकूलाम का। इन दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q कितना है यहाँ पे 2 है और 2L यानी कि दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 दूनी 6 तो पहले ये कर दो, ठीक है। लेकिन वो किस में थी, वो थी आपकी उसमें सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उसे किस में कन्वर्ट करोगे आप, मीटर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये माइक्रोकूलाम में है, तो किस में कन्वर्ट करोगे, कूलाम में। तो माइक्रोकूलाम को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 2 3 6 कर दूँ इसको डायरेक्ट में, तो ये हो गया 2 3 6। तो देखो 6 वाले ऑप्शन तो सही होगा इसका मतलब, यानी कि ए और बी इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो माइक्रो को करेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10⁻⁻2 आएगा। तो -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 8 वाला आपका आंसर हो जाएगा, दिस वन, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी बताया था, ई बराबर क्या होता है F/Q, यानी कि न्यूटन बटे में कूलाम। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसका त्वरण जो होगा वो आपको कैसे निकालना है। आप जानते हो F बराबर क्या होता है, ma होता है। F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से F/m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, F/m हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ लिया आपने। अब आप ध्यान से एक और बात को समझिए। अभी हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि F इजिकल्स टू क्या होता है। अभी हमने देखा F इजिकल्स टू Q इंटू E होता है, क्योंकि अभी वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताया। E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q, ये डिवाइड में होता है F/Q, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को, कन्फ्यूजन हो जाएगी। E बराबर होता है F/Q, Q जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा, Q इंटू E। लेकिन अगर मैं कहूँ Q नहीं है, इलेक्ट्रॉन है आवेश की जगह, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, आवेश की जगह इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और अभी हमने देखा A बराबर क्या था, F/m। तो देखो ये तो F है, यानी कि ये इसके बराबर है, और बटे में क्या आ जाएगा m। तो त्वरण क्या हो गया, तो त्वरण आपका हो गया ये E और अपॉन में m, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी, दो हमने गोले ले लिए है ना, दो हमने क्या ले लिए, गोले ले लिए। एक तो ये गोला ले लिया और एक ये गोला ले लिया, और ये बराबर द्रव्यमान के हैं अभी तो, है ना। अब ए और बी है, इसका नाम क्या है ए, इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी, ठीक है। इधर नीचे लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे, ए व बी। अब प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिया गया, तो इसको दिया गया प्लस क्यू और इसको दिया गया माइनस क्यू, ठीक है। इन दोनों को दे दिया गया। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma एवं Mb हों, तो Ma एवं Mb में क्या संबंध होगा। तो आवेश देने के पश्चात इसका द्रव्यमान का नाम हो गया Ma और इसका हो गया Mb, तो इनके बीच में क्या रिलेशन निकलेगा, है ना, कि ये दोनों बराबर होंगे, एक बड़ा होगा दूसरा बड़ा होगा, या दोनों मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसको समझना है आपको। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे समझेंगे। तो देखिए, आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास दो गोले हैं। अब ये है ए वाला, इसको मान लिया हमने ए वाला, और ये है बी वाला। इसको प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, तो प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी की जा रही है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को डाला जा रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को डाला जा रहा है। तो सोचो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बी वाले के अंदर, और इसमें से कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, और जिसमें ज़्यादा आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके हम समझ सकते हैं कि किसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं और इसमें से निकल रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, बी की तरफ क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी में है Ma इज लेस देन Mb, यानी कि Mb बड़ा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु आवेशों, देखो 2022 का था ये भी और ये भी आया 2022 में। दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। तो F न्यूटन बल कार्य कर रहा है दो आवेशों के बीच में। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा, तब यह बल क्या होगा। ठीक है, हमें ये वाली बात समझनी है। तो इसका मैं आंसर आपको बता दूं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका F/K। अब कैसे होगा एक बार को जरा समझ भी लेते हैं एक बार छोटा सा। देखो आप जानते हो कि सिंपल अगर वायु में रखा गया है उसे, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 Q2 और बटे में R²। ये तो हो गया आपका F। अब उसको K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाएगा। तो जब K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा जाएगा तो आपका नया जो होगा वो हो गया, इसका एक बार साइज छोटा कर लेता हूँ ब्रश का। जो नया होगा वो आपका हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 और K, क्योंकि K परावैद्युतांक में रख दिया, और Q1 Q2 और बटे R²। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जो मैं कहने वाला हूँ। देखिए ये F' है, ये क्या F' है। अब देखो पुराना वाला बल, देखो ये तो पुराना वाला बल है जो पहले था, ये वाला बल तो है जो तो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसकी जगह पे हम F डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं इसकी जगह पे? F। तो बटे में क्या रहेगा? K। तो यानी कि इसका मतलब हमारा जो नया बल होगा F' वो क्या हो जाएगा? F बटे में K हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो बिंदु आवेशों K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 कर दिया जाए तो उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे सकते हैं। ठीक है, कैसे दे सकते हैं आप इसका आंसर? अभी मैंने आपको बताया कि वो डिवाइड में हो जाएगा। तो पहले वाले का होगा K1 और दूसरे वाले का होगा K2। तो K1/K2 F इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इसका आंसर क्या हो जाएगा? K1/K2 F इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कूलम आवेश के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतनी है, 5 सेंटीमीटर, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को तो आपको मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को बताने में। कैसे? देखो 5 कूलम है, माइक्रो भी नहीं है आपकी बार, और 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को क्या कर दो? 10⁻⁻2 कर दो, और 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितना हो जाएगा? 25। तो 25 गुणा 10⁻⁻2 आंसर हो गया। देखते ही क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। देखिए चित्र में वैद्युत बल रेखाएं दर्शाई गई हैं जिनमें एक वैद्युत द्विध्रुव P चित्र में मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि ये रहा P। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। अब निम्नलिखित प्रकरणों में से कौन सा सही है? अब आपको कथन दिए जाएंगे और उनमें से कौन सा सही है। तो पहले आप डायग्राम को ध्यान से देख लो। वैद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? इधर की तरफ। जब वैद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र के लिए आवेश रखा होगा। भाई आवेश से तो वैद्युत बल रेखाएं निकल के जा रही होंगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या रखा होगा? आवेश रखा होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा। तो यहाँ पर द्विध्रुव किसी बल का अनुभव नहीं करेगा, हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या द्विध्रुव किसी बल का अनुभव करेगा? नहीं करेगा। द्विध्रुव दाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा, द्विध्रुव ऊपर की ओर किसी बल का अनुभव करेगा। तो क्या हो जाएगा आपके हिसाब से इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कि देखो वैद्युत क्षेत्र कहाँ से आ रहा है? वैद्युत क्षेत्र आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर कोई ना कोई आवेश होगा। जब यहाँ पर कोई ना कोई आवेश होगा तभी तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो जब वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बाईं तरफ ये कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड। ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो द्विध्रुव पे बल किस पे लगेगा? लेफ्ट साइड में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन सी कि द्विध्रुव बाईं ओर किसी बल का अनुभव करेगा। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी आर पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा व माइनस क्यू है। एक के बीच जो बल है वो F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। तो समझिएगा मेरी बात ध्यान से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है कि एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? F है। दोनों के बीच की दूरी R है और बल जो लग रहा है वो F लग रहा है। क्लियर है मेरी बात? बल कितना लग रहा है? F लग रहा है। अब देखिए ध्यान से, यदि एक आवेश स्थिर हो, एक आवेश तो स्थिर है, ये वाला मान लिया स्थिर है, और दूसरा उसके चारों आर त्रिज्या का वृत्त लगाए, तो देखो ये ऐसे करके घूमेगा और घूम के लौट के आ जाएगा। तो एक चीज़ सोचिए, उसने कार्य पूछा है, कार्य बराबर होता है क्या? आपको बस कार्य बराबर आपको पता है ना, तो आप इतने समझदार हो कि आराम से लगा दोगे। कैसे? देखो W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर। देखो मैं ये तो समझ गया, अब एक चक्कर लगा लेगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ। देखो W बराबर क्या होता है? W बराबर F गुणा में S, यानी कि बल गुणा विस्थापन। अब सोचो बल तो है, विस्थापन क्या करा उसने? विस्थापन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। देखो लेकिन वो एक पॉइंट से चला
और दूसरे पॉइंट पर आ गया लौट के, है ना। अभी प्लस क्यू हमने देखा, प्लस क्यू जो था या माइनस क्यू, कोई भी एक आवेश जहाँ से चला उसी पॉइंट पे आ गया, तो विस्थापन तो जीरो हो गया ना भाई। विस्थापन जब ही तो होता जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता, तो वो गया घूम के, उसने वृत्ताकार गति करी और वो लौट के आ गया। जब लौट के आ गया विस्थापन जीरो हो गया, और जब विस्थापन जीरो हो गया तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको याद रखना है कि जो बल निर्भर करता है वो त्रिज्या के क्यूब पर, त्रिज्या की तृतीय घात पर निर्भर करता है, तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब नेक्स्ट देखिए, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया। दो धनावेश रखे हुए थे, एक प्लस क्यू है, यहाँ पर भी एक प्लस क्यू है, और दोनों के बीच में हमने एक पट्टी रख दी, परावैद्युत पदार्थ रख दिया कोई। तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। तो देखिए, ये एक दूसरे पर क्या लगा रहे थे, बल लगा रहे थे। ये जब पट्टी नहीं थी, जब पट्टी नहीं थी तो ये प्लस क्यू कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ प्रतिकर्षण का बल लगा रहे थे। ये इसको इधर फेंक रहा था, ये इसको इधर फेंक रहा था, यानी कि इसका बल लग रहा था। अब बीच में हमने एक ऐसा परावैद्युत पदार्थ लग दिया कि जिससे इनके बल का मान क्या होगा, घट ही तो जाएगा। तो बस इसका मान घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया हो। वीडियो चल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र आर दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव ई तथा वी है। ई तथा वी में संबंध क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ई इजिकल्स टू वी अपॉन आर होता है, हमेशा याद रखिएगा। क्या होता है, ई इजिकल्स टू वी अपॉन आर होता है, हमेशा याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रिलेशन याद रखना है, ई इजिकल्स टू वी अपॉन आर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी आपको मैं समझा दूं अगर, कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4+4q तथा -2q है। तो देखो, ध्यान से समझना है ना, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगा उसको आपको बस ध्यान से समझना है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कलर चेंज करके। ये सही है, पीला येलो, सॉरी पिंक, ये सही है। तो देखो, हमने देखा कि +4q है और -2q है, तो कूलाम के नियम से उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर। तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2, यानी कि 4q और -2q। तो देखो, 4q -2q और अपॉन में हो जाएगा r², ये हो जाएगा। अब देखो, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूनी हो गया 8, और q इंटू क्यू हो गया q²। तो ये हो गया, देखो इसको इरेज कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं दोबारा से बता देता हूँ। 8q² हो गया। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, F इजिकल्स टू K Q² 8 और अपॉन में r² हो गया। अब क्या बोला उसने, दोनों गोलों को स्पर्श करा दिया। जब स्पर्श कराएंगे तो दोनों गोलों पर बराबर आवेश आ जाएगा। तो बराबर आवेश का मतलब हो गया 4q और -2q। ठीक है, और अपॉन में 2। तो देखो, 4 में से 2 हो गया 2q, और 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचा, दोनों पर q आवेश हो गया। तो देखो, जो नया आवेश हो जाएगा, नया बल हो जाएगा, तो 1/k मतलब k, और ये हो जाएगा q इंटू क्यू, यानी कि q² अपॉन में r²। पुराना बल था वो कितना था, F, वो था आपका K 8q² और अपॉन में r²। तो देखिए, ये तो F' हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट F' हो गया आपका। समझ आई मेरी बात। तो ये हो जाएगा 8 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा F/8। क्या हो जाएगा, F/8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संहति का द्रव्यमान। संहति मतलब होता है अनुपात, सॉरी, संहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। संहति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या लगा, आवेश लगा दो, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 लगा दो, और डिवाइड में डाल दो 9.1 × 10⁻31 होता है ना। वह इसको सॉल्व करना है आपको। ये द्रव्यमान हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। ऐसा करते हैं, इसको कमेंट के लिए छोड़ देते हैं। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बताइएगा, जो मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सही बैठेगा। ठीक है, एप्रॉक्स आंसर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एप्रॉक्स आंसर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स के मात्रक की मैं बात करूँ तो बेसिकली वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर, आपको इजीली याद रखना है। अब देखिए, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स। अब एक चीज़ सोचिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है +q और -q।
अब सोचिए कितने भी हों, है ना, प्लस क्यू से तो हमेशा माइनस क्यू पे जाएगी बल रेखाएं, कहाँ पर जाती हैं, प्लस क्यू से माइनस क्यू पे। ये आपने ग्राफ पर रखा होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ जाती हैं और ऐसे निकलती हैं, प्लस क्यू से और माइनस क्यू पे जाती हैं। अब सोचिए कि निकलने वाला फ्लक्स तो निकलेगा ही नहीं, फ्लक्स क्या होगा, मतलब वैद्युत बल रेखाएं और प्लस क्यू पे जाएंगी और माइनस क्यू पे समाप्त हो जाएंगी, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा, बस हो गया। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेशों का पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का हमें अनुपात बताना है, तो क्या होगा सोचिए। तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1:1। कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालकों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, तो पृष्ठ घनत्व जब बराबर होगा, जब उसका मान बराबर होगा तो तीव्रताओं का अनुपात भी कितना होगा, 1 होगा, 1:1 होगा। समझ में आई मेरी बात, बस वीडियो को एंड करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q गुलाम का आवेश रख दिया जाए। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश को आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो आपको गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताना है कि गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q गुलाम का आवेश रख दिया गया है, ठीक है। ये खोखला गोला था और Q गुलाम का यहाँ पर आवेश रख दिया गया है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो त्रिज्या कितनी कर दी, हमने दोगुनी कर दी, और आवेश को आधा कर दिया है। आवेश को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम अगर सिंपल सी बात करें तो आधा पार्ट आ गया है ना, और आधा जो जाएगा वो जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा सिंपल Q/2ε0, क्योंकि दिख रहा है आवेश जो है वो आधा कर दिया गया है। तो देखो Q/2 दिख रहा है, Q/2 आवेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली आंसर, ठीक है। आपको ट्रिक लगानी है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है कि ये आवेश जो होगा आधा हो जाएगा, Q/2ε0 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहले चैप्टर की जो पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा पहला चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अच्छे लगे हों। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि वैद्युत व्यवधारिता और वैद्युत धारा वाले चैप्टर से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है, मतलब हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला न्यूमेरिकल ही है। तो देखिए वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रो कूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा है। तो देखिए सबसे पहले आपको वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देखो U बराबर होता है K Q1 Q2 और बटे में R होता है, ठीक है। जहाँ पर K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। कितनी होती है, 9 × 10⁹ होती है। अब देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो देखो 1 सेंटीमीटर दूरी देखिए तो R दे रखा है 1 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻²। और आपको Q भी दे रखा है जो कि 1 माइक्रो कूलाम है। तो जब माइक्रो कूलाम है और 2 धनात्मक है, ठीक है, 2 धनात्मक बिंदु आवेश है, तो Q1 Q2 दोनों के मान कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो कूलाम, लेकिन माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले U बराबर K की जगह पे क्या डाल देंगे, 9 × 10⁹ इंटू, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो कूलम, तो 1 × 10⁻⁶। अब इंटू में एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा। और बटे में क्या था, R की वैल्यू कितनी थी, 1 × 10⁻² था, ठीक है। अभी बताया था मैंने आपको, देखो 1 से 1 हट जाएगा। अब देखिए ये 9 है ना, देखो ये 9 तो ऐसे ही रहेगा और डिजिट तो बची नहीं, तो आंसर में 9 तो आना ही है। अब देख लेते हैं हम इसको, 10⁻⁹, 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ और अपॉन में है 10⁻⁻²। तो सबसे पहले देखो ये -6 है और ये भी -6 है, तो -6 और -6 हो जाएगा -12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचा 10⁻9 ये वाला, ठीक है, 9 और -12 कितना हो जाएगा, 9 - 12 -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। और ये वाला -2 जब ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो बचा था 9 और इंटू में आ जाएगा 10⁻⁻1 और इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 9 × 10⁻⁻1। अब देखो इसमें से कोई ऑप्शन है ऐसा लग नहीं रहा है, तो देखो हम 9 × 10⁻⁻1 को कैसे लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻1 नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9, तो 0.9 जूल हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो।
नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की बात आ गई और इलेक्ट्रॉन का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल और यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। नेक्स्ट है वैद्युत विभव का मात्रक। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q यानी कि जूल और बटे में कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, जूल बटे में कूलाम। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर वाले वैद्युत ध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कुल कार्य, ठीक है। तो 90 डिग्री से अगर घुमाने में कुल कार्य हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई। तो आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, मैंने आपको करा रखा है कि यहाँ पर 90 डिग्री यानी कि मैक्सिमम हो रहा है। मैक्सिमम की बात आती है तो कितना हो जाता है, P ही होता है। कितना होता है, P ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल P ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए वैद्युत विभव का मात्रक दोबारा से पूछ लिया है, वैद्युत विभव का मात्रक। तो ये वैद्युत विभव का मात्रक दोबारा पूछ लिया तो दोबारा बता देंगे, जूल बटे में कूलाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है ना। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों को ही समान विभवांतर से क्या किया जाता है, समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है ना। यदि उनके प्रारंभिक वेग शून्य हो तो इन कणों में इनमें से क्या होगा। उनके प्रारंभिक वेग कैसे हैं, शून्य है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा या प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा द्रव्यमान होता है, किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर। और वेलोसिटी जो है वो दोनों को समान दी गई है, लेकिन द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। तो संवेग का मतलब क्या होता है, P बराबर होता है m/v। तो द्रव्यमान और गुणा में वेग। तो देखो वेग तो दोनों का बराबर था। अब आती है बात द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान किस में होता है, प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं E बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी r के साथ परिवर्तन होगा। तो देखो E बराबर 0 वाले विद्युत क्षेत्र में जो विभव V होता है उसका दूरी के साथ क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो V बराबर नियत क्या होता है, V बराबर नियत अर्थात R पर निर्भर नहीं करता है। V बराबर नियत होता है अर्थात R पर नियत निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है, नहीं है। तो देखो विद्युत विभव का मात्रक सबसे पहले वोल्ट तो होता ही है, जूल बटे कूलाम हमने देख लिया। अब न्यूटन बटे कूलाम होता है क्या, तो न्यूटन बटे कूलाम इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। न्यूटन बटे कूलाम किसका होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपनी तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत इजी है, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत इजी है। कि दो गोलीय चालक A1 व, देखिए दो गोलीय चालक A1 तथा A2 है ना। दो गोलीय चालक है, एक A1 है और एक A2 है, ठीक है। और इनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। चालक A1 व A2 पर क्रमशः Q1 व Q2 आवेश है। इस पर Q1 है और इस पर Q2 आवेश है। चित्र के अनुसार चालकों को हवा में एक तांबे के तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। एक तांबे के तार ऐसे करके जोड़ दिया गया, ठीक है। अब उस बोला इस निकाय की तुल्य धारिता क्या होगी। तो कभी भी ऐसी कंडीशन हो जाए तुल्य धारिता निकालना हो तो हमें क्या करना है, दोनों की त्रिज्याओं को ऐड कर देना है बस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4πε0 R1 + R2। तो तुल्य धारिता हो जाएगी, बस इतना सा बात था, ठीक है। इतनी सी बात थी बस। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स याद करना भाई, कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है, कितनी, U0। एक परावैद्युत की पट्टी जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है, को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, पहले भी मैं एक बार करा चुका हूँ न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। हमेशा देखना है इस वाले फॉर्मूले में U बराबर U0/K क्या हो जाएगा, U बराबर U0/K हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फॉर्मूला। U बराबर आपको संचित ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। U बराबर होता है हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV²। तो यहाँ पर आप हाफ CV² यहाँ पर लगा सकते हो। तो देखो कैसे लगाएंगे, C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 100 माइक्रोफैरड। तो मैंने लगा दिया 100 और माइक्रो की जगह पे क्या जाएगा 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। और इंटू में ये तो C हो गया, इंटू में V²। V का स्क्वायर मतलब 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, हो गया 100। अब ध्यान से देखिए 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 से 100 जाएगा 50 बार। तो यहाँ तो आ गया 50, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 50 आ गया, तो यहाँ बचा 50।
और गुणा में 10⁻⁻6 और 10 और 100। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। कितना लिख सकते हैं, 10⁻²। देखिए इसको दोबारा से बता देता हूँ मैं, ये समझ लीजिए यहाँ पर कितना बचा, 50 बचा। ठीक है, अब इसको दोबारा से लिख देता हूँ, 50 गुणा 10⁻⁻6 बचा था और गुणा में 100 बचा था, 100 को लिख दिया 10⁻² लिख दिया। अब देखो इन दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया 50 इंटू में 10⁻, देखिए दोबारा से लिख देता हूँ, 50 गुणा 10⁻⁻4। अब देखिए इसमें से -4 तो है नहीं, -3 लेके आना है। तो जब -3 लेके आएंगे मतलब इधर इधर जाएंगे, है ना, कितना इधर आगे जाएंगे, यानी कि पॉइंट इधर लगाएंगे, तो इधर इसमें क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻³ जूल। ये आपका ए ऑप्शन ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आ गए आपके सेकंड चैप्टर के, मतलब इसके बाद वाला चैप्टर है जो कि है वैद्युत धारा वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। और बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैं आपको कराता जा रहा हूँ सब आए हुए हैं, तो ट्रस्ट कीजिए और बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने एक तार लिया, ये हमारा एक तार है और इसका प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है। कितना है, 24 ओम है। और इस तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है। समबाहु का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो ये जो पूरा त्रिभुज है ना, ये पूरा तार था, ये वाला पूरा तार था, इस तार को पूरा मोड़ के 3 भुजाएं बना दी गई। जब 3 भुजाएं बना दी गई और समबाहु है, समान भुजाएं हैं, तो इन तीनों का सम कितना है, 24 है। तो देखो ये 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। तो 8 8 और 8 का हमने क्या, उन्होंने क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरी बात इतनी। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए और अच्छा लगे। देखिए इसको रेड कर देते हैं। देखिए ध्यान से, अब ये हो गया हमारा 8 और ये भी हो गया 8। तो देखो इसको बना लेते हैं प्रतिरोध जैसा। देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8 ओम का। 8 8 और 8 ओम का। अब देखिए इनके दो शीर्ष, कोई भी दो शीर्ष लो, उसके बीच प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए हमने ये वाला शीर्ष ले लिया और एक ये वाला शीर्ष ले लिया। तो देखो सबसे पहले एक शीर्ष, एक तो ये प्रतिरोध हो गया एक अकेला, और एक ये 2 प्रतिरोध हो गए एक साथ में। ठीक है, ऐसे तो सॉल्व करते हैं। तो ये देखो इन जो इसमें धारा होगी वही इसमें धारा होगी, जो इस वाले 8 ओम में होगी वही इस वाले 8 ओम में होगी। तो ये इसमें हो गया श्रेणी क्रम में। तो 2 तो हो गए श्रेणी क्रम में और एक हो गया समांतर क्रम में। तो जब 2 श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और एक है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला लगा देंगे, 1/r बराबर हो जाएगा 1/8 + 1/16। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो हम ऐसे एक काम करते हैं, इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि बेस सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो गया 16 और ऊपर हो जाए 2 एकम 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और नीचे हो जाएगा 3/16। ठीक है, तो 1/r बराबर कितना हो गया, 1/r बराबर हो गया 3/16। r बराबर कितना हो जाएगा, 16/3। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। कितना इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, देखिए 2019 में भी आया, 20 में भी आया। और इस तरीके से देखिए मतलब आपको ट्रिक से बना देगा, आपको ट्रिक से बताना है। देखिए समान पदार्थ के 2 घनों की भुजाएं क्रमशः L तथा 2L है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात याद करो। देखो कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, बस आपको क्या करना है, उसको अपोजिट कर देना है। कितना, ये L है और ये 2L है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2:1। ठीक है, L/2 4L होता तो 4/1 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, प्रतिरोध की विमा है। तो प्रतिरोध की विमा आपको याद करनी है। ठीक है, प्रतिरोध की विमा इनमें से कौन सी है, आप मुझे ऑप्शन करके, मैं आपको प्रतिरोध की विमा दे रहा हूँ, आप मुझे ऑप्शन बताएंगे कि प्रतिरोध की विमा इनमें से कौन सी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात कितना होगा। तो देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, मैंने न्यूमेरिकल्स में बताया था उस टाइम पे कि ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात जो होगा, है ना, लाइक आप कभी भी ऐसे दे दी जाए R और 2R। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, उल्टा करना है। तो समांतर क्रम में वैसे भी उल्टा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, R और 2R उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात निकालना हो और समांतर क्रम में दे दिए, तो क्या हो जाएगा, 2R इसका आंसर, वो सर 2/1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों का कौन सा अभिलक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का ऐसा कौन सा अभिलक्षण, उसका मतलब
अभिलक्षण है या उसका लक्षण है कि चालक में धारा के प्रवाह को वो निर्धारित करता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर कि केवल अपवाह वेग, केवल तापीय वेग, अपवाह वेग तथा तापीय वेग दोनों, ना तो अपवाह वेग और ना ही तापीय वेग। तो इलेक्ट्रॉनों को हमने किस में पढ़ रखा है? अपवाह वेग में पढ़ रखा है। वो उसका वही अभिलक्षण जो होता है वो चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अपवाह वेग। ठीक है, अपवाह वेग। समझ में आई मेरी बात? अपवाह वेग, तो अपवाह वेग हो गया। इसके बाद देखिए 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो देखो ये बहुत ही ईजी है, अगर आपको बेसिक थोड़े से पता है तो 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल को 3 सेलों के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 सेलों के समांतर क्रम में जोड़ा गया है किसको? 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल को। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा 6 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। यहाँ पर कितना है? 6 वोल्ट है। और 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल को किस में जोड़ा गया? 3 ऐसे करके सेल के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ऐसे करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल की 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो देखो इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो होगा वो इरेज हो जाएगा, इस वाले पार्ट को इरेज कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने लगा दिए 6, 6 और 6। अब देखिए कभी भी समांतर क्रम में हो और तीनों एक जैसे समान हो तो यहाँ पर जितना होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा, तो तीनों में क्या हो जाएगा? एक्चुअली में सेम हो जाएगा, 6, 6, 6। तो समांतर क्रम में क्या होता है? वेव का मान समान होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो संयोजन का विद्युत वाहक बल भी कितना ही होगा? 6 वोल्ट ही होगा। ठीक है, अब है 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? देखो 100%, मैंने पहले ही बताया था 100% एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप लंबाई खींच दे, लंबाई दोगुनी कर दे, एरिया छोटा कर दे, एरिया बड़ा कर दे, लंबाई 4 गुनी कर दे, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा नए प्रतिरोध को निकालने का, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है? आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। एन का मतलब होता है कितने गुना खींचा है, एन का मतलब क्या होता है? कितने गुना खींचा है, यानी कि ये तो हो गया पुराना प्रतिरोध, आर हो गया पुराना प्रतिरोध, और एन हो गया कितने गुना खींचा है उसका स्क्वायर करना है। तो देखो हमें देखा 50 ओम है तो ये पुराना प्रतिरोध है, और उसको उसकी लंबाई 2 गुनी, तो देखो एन हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और गुणा में हो गया 50, तो 50 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 200। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 ओम। समझ में मेरी बात? ऐसे करके बस करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आपको क्या दे रखी है? आई दे रखी है, और आपको प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे ज्ञात करें इसको भाई? तो इसको ज्ञात करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि कभी भी आपको एम्पियर की मतलब चालक में 3.2 एम्पियर की धारा दे रखी है ना, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। तो आप जानते हो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है क्यू और अपॉन में टी होता है, लेकिन आपको नंबर निकालने हैं तो हम कह सकते हैं ये होता है एन ई अपॉन में टी, क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी होती है? एन ई होती है। तो आपको निकालनी है एन ई, और आपको प्रति सेकंड निकालनी है। तो प्रति सेकंड निकालनी है तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का क्या होना है? धारा में, इलेक्ट्रॉन का क्या होना है? धारा में होना है डिवाइड, तो इसका डिवाइड दे देंगे। ठीक है, धारा में क्या होना है? डिवाइड होना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? नंबर निकल के आ जाएंगे। तो देखिए ये है आपका 3.2 और बटे में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, जो कि आपके इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। पॉइंट से पॉइंट कटा, 16 से कितने बार कट गया? 2 बार कट गया, और 2 तो हमारे इसी ऑप्शन में मिल गया, तो आगे तो देखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? तो याद रखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम इंटू मीटर। कितना होता है? ओम इंटू मीटर होता है। अब नेक्स्ट देखिए, एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है ये होगा, न तापक्रम पर निर्भर करता है, न पदार्थ पर निर्भर करता है, और न ही अनुप्रस्थ परिच्छेद पर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का कितना था? ओम इंटू मीटर था, तो इसका हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, है ना, उसका पूरा होगा इनवर्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया हो। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी? तो देखो मैंने आपको बताया प्रतिरोध है और चालकता है, बाकी आगे वैद्युत है। तो वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता, चालकता जो होती है वो प्रतिरोध की हमेशा उल्टी होती है, तो यानी कि हमें चालकता निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, 1/500।
क्या कर देंगे 1/500 कर देंगे। अब सॉल्व कर दो इसको। तो देखो यहाँ पर देखा हमने 1/500 है, तो कैसे सॉल्व करें, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो हो गया हमारा 2, ठीक है, 2 एकम 2, और नीचे हो गया 5 दूनी 10, 1000। तो ये हो गया आपका 2/1000। कितना हो गया, 2/1000 हो गया। तो देखिए 2/1000। अब देखो 1 2 3 कितने डिजिट है, कितने डिजिट में 3 है, तो 1 2 और 3, और यहाँ पर उसके बाद पॉइंट लग जाएगा, इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.002। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 0.002 ओम इनवर्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। तो अनुगमन वेग Vd और E के बारे में बोला गया है, इनके बीच एक रिलेशन निकालना है और बताना है कि ओम के नियम का पालन इसमें से किस में होता है। ठीक है, ये बताना है हमें। तो कैसे बताएं भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर सिंपल सा है कि Vd जो होता है वो E के प्रोपोर्शनल होता है। Vd जो होता है वो E के वैद्युत क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा, बस हो गया। नेक्स्ट है वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग में संबंध। बहुत ईजी है। J इजिकल्स टू क्या होता है, एनी Vd होता है। J इजिकल्स टू क्या होता है, एनी Vd होता है, सिंपल, बस याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में भी आ चुका है। बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगा आपको इसकी। किसी चालक तार में I धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग V हो गया। तो ये पहला हो गया प्रारंभिक, कितना हो गया, V हो गया। यदि किसी धातु के 2 गुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कितना होगा। तो देखो नया अपवाह वेग बताना है V डैश। ठीक है, तो पुराने वेग के हिसाब से अगर देखें तो कितना बढ़ा दिया, 2 गुनी त्रिज्या करती, और धारा में क्या कर दिया, दो गुना कर दिया धारा को भी। तो देखो दोनों में दो का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 2 का 2 दूनी 4 हो गया। तो बस इसमें 4 का आपको क्या दे देना है, भाग देना है, वो उसका चौथाई हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा नया। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, एक 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। तो देखो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या होगी, उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक कंडीशन ये वाली गिवन है और हमसे शक्ति पूछी है। शक्ति तो हमें 100 वाट दे रखी है, लेकिन शक्ति क्यों पूछिए, वो शक्ति जब पूछिए जब 110 वोल्ट की सप्लाई हो। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हमने देखा V बराबर है 200 वोल्ट। V बराबर कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है, और P बराबर दे रखा है 100 वाट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे R। क्या निकालेंगे, R। अब R का फॉर्मूला क्या होता है, देखो R बराबर होता है V² अपॉन P। कितना होता है, R बराबर V² अपॉन P होता है, और V कितना है 220। तो 220 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 220 गुणा में 220 और बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 22 गुणा 22 कितना होता है, 22 गुणा 22 होता है 484। तो आपका कैपिटल R निकल के आ गया 484। ठीक है, तो R आ गया। और जो अब दे रखा है नया V, तो नया V दे रखा है पावर निकालनी है, तो 110 वोल्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, P का फॉर्मूला क्या होता है, V² अपॉन R। कितना होता है, V² अपॉन R। ये फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब V की जगह पे आ जाएगा 110 गुणा 110 और बटे में 484। तो देखो क्या हो जाएगा, 110 गुणा में 110 और बटे में 484। देखो 11 से काट दो, 11 एकम 11, और 11 से 11, ये 11 चौक 44 और 11 चौक 44। फिर 11 से काटेंगे इसको, 11 एकम 11, तो ये कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। और जब इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, वो निकल के आएगा आपका 25। कितना निकल के आएगा, 25 वाट आपका निकल के आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार को। ठीक है, बेसिक मिस्टेक हो गई तो देख लीजिएगा। इसके बाद है एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। तो देखो ये दे रखा है आपको कैपिटल E, और ये दे रखा है आपको स्मॉल r, और ये दे रखी है आपको धारा, और आपसे बोला है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता का फॉर्मूला होता है सिंपल, V = E - I और R। कितना होता है, E - IR। तो देखो कितना हो जाएगा, कैसे लगाएंगे फॉर्मूले को, फटाफट से देख लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ जरा एक बार, देखिए कैसे लगाएंगे इसको, पूरे को हटा देता हूँ। तो देखिए V बराबर E कितना है 5 है, माइनस I कितना है 0.4, और इनटू में R कितना है 2 है। ठीक है, तो देखो पॉइंट हटेगा नीचे, 10 लग जाएगा, 2 चौक 8 हो गया, और जब 10 है 8 बटे 10 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो 5 में से 0.8 घटाना है, कितना आ जाएगा, 4.2 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ठीक है। नेक्स्ट है एक प्राथमिक सेल का विद्युत भागबल दे रखा है 2.4, कितना दे रखा है 2.4 वोल्ट है। जब इसे लघुपतित कर दिया जाता है तो यह 4.0 एम्पियर की धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? लघुपतित मतलब शॉर्ट सर्किट है, दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये दे रखा है ई आपको, और ये दे रखा है आई, और आपको निकालना आंतरिक प्रतिरोध। तो सिंपल फॉर्मूला होता है आई बराबर ई अपॉन आर होता है। अब ई चला जाएगा डिवाइड में, या फिर मैं बोलूँ, देखिए ई डिवाइड में मत भेजो, क्या सॉल्व करेंगे, आर को इधर भेज देंगे और आई को डिवाइड में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा आर बराबर ई अपॉन आई। तो ई कितना है 2.4 है और आई कितना है 4 है। तो देखो काट देते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगाएंगे, 4 से काट देंगे, 4 6 24 और 4 ढाई 40। तो 6/10 कितना हो जाएगा 0.6। यही आपका आंसर हो जाएगा 0.6 ओम। ठीक है, बस चलते हैं वीडियो के एंड पे। वीडियो खत्म होने वाली है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो धारा नियम कौन सा नियम होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो धारा नियम जो होता है वो पहला नियम होता है। कौन सा नियम होता है? वो आपका पहला नियम होता है। और जो पहला नियम होता है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर है आपका आवेश। ठीक है, किरचॉफ के धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो ये है आपका आवेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर जो निकल के आता है वो बता दूँ, वो कितना निकल के आता है। उसने बोला है कि यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R हो तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध होगा। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले देखो, मैं आपको छोटा सा व्हीटस्टोन सेतु बना के दिखा देता हूँ, उसके द्वारा सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर आपने पढ़ रखा है व्हीटस्टोन सेतु को तो इस तरीके से आपका व्हीटस्टोन सेतु बन जाएगा। ये देखिए बन गया व्हीटस्टोन सेतु। और उसने बोला है कि प्रत्येक में क्या है R है, सब में क्या है R है, R और R। तो देखिए इन दोनों में समान धारा होती है और इन दोनों में समान धारा होती है और बीच वाले का कोई मतलब ही नहीं होता, इसे काट देते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2R, और इन दोनों को जोड़ देंगे 2R। अब ये 2R किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/r' बराबर 1/2R प्लस 1/2R। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 2/2R। तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/r हो गया, यानी कि r' आ गया R। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पर R हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत भागबल E का एक सेल कैपिटल R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? तो आंतरिक प्रतिरोध का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला होता है E - V इंटू R अपॉन में V, E - V और अप इंटू R अपॉन में कैपिटल V। और लास्ट क्वेश्चन आपका 2023 का क्वेश्चन है, ये कितना 2023 का क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। एक समान विद्युत वाहक बल E1 बराबर E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। इनका तुल्य वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। तो सही विकल्प क्या होगा? तो सही विकल्प देख लेते हैं कि सबसे पहला तुल्य वैद्युत वाहक बल E बराबर E1 - E2 नहीं। देखिए सबसे पहले उसने जब बोला है कि E1 बराबर E2 के है, तो देखो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, नीचे वालों में से। तो पहले और ये तो कट जाएंगे, तो पहला कट गया और दूसरा कट गया। अब बात आती है कि इनमें से, ठीक है। अब उसने ये वाली चीज़ बोली है कि आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 की दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। अब इनका तुल्य वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। तो सही विकल्प कौन सा हो सकता है? तो सही विकल्प की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सही विकल्प हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर C, क्योंकि यहाँ पर तो तीनों विद्युत भाग बल तो बराबर है। लेकिन उसने बोल दिया है कि जो R1 है और R2 है वो तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखिए कि वो R से स्मॉल r से छोटे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्मॉल r से बड़े हैं। तो ये वाली कंडीशन हमें लेनी है, ठीक है, क्यों आदर्श बैटरियाँ हैं और उसमें वो R1 R2 बराबर होंगे और बड़े भी होंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म होंगे, तो सम न्यूट्रॉनिक युग्म कौन से होंगे? ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक युग्म जो होंगे वो कौन से होंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सम न्यूट्रॉनिक कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से, हमने देखा कि लाइक हमारे पास कोई भी x नाम का हमारे पास कोई भी तत्व है। अब जो ऊपर होता है वो क्या होता है? A होता है और नीचे होता है Z। तो हम A में से Z को माइनस करते हैं ना, तो न्यूट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? न्यूट्रॉन निकलता है। तो अब सबका न्यूट्रॉन जो है वो समान होना चाहिए। देखो 14 में से 6 घटाया कितना आएगा? 8।
17 में से 13 में से 7 घटाया कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसका लिए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात। अब देखते हैं ये वाला, 14 में से 6 घटाया तो 8 बचा, 14 में से 6 घटाया तो 8 बचा, और 14 में से 7 घटाया तो 7 बचा, ये भी नहीं हो गया, ये भी कट गया। अब इसको देखो, 14 में 6 घटाया 8 हो गया, और 17 में से 8 घटाया तो 9 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो कौन सा बचा, बी वाला ऑप्शन। देखो 14 में से 6 घटाया 8 और 16 में से 8 घटाया 8, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2012 में भी आया, 13 में आया, 23 में भी आया, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाभिकीय बल की प्रकृति होती है, कैसी होती है, वैद्युतीय होती है, चुंबकीय होती है, गुरुत्वीय होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय बल की प्रकृति इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, ना वैद्युतीय होती है, ना चुंबकीय होती है, ना गुरुत्वीय होती है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय कणों बलों के लिए विनिमय कण है। तो विनिमय कण नाभिकीय बलों के लिए अगर हम बात करें, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है, ना पॉजिट्रॉन है, ये मेसॉन नाम का एक जो विनिमय कण होता है वो होता है। ठीक है, तो विनिमय कण ये होगा, वो मेसॉन नाम का एक कण होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, दो परमाणु के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न है, तो वो क्या होंगे, तो परमाणु क्रमांक क्या समान है, क्रमांक समान है। क्रमांक मतलब उनका क्रम यानी कि उनका स्थान, तो समस्थानिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समस्थानिक। नेक्स्ट देखते हैं, 3Li7 नाभिकों पर प्रोटोनों की बमबारी की जाती है, तो परिणामी नाभिक जो है वो 4b और 8 उत्सर्जित कण होगा। तो उत्सर्जित कण क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो उत्सर्जित कण क्या होगा, हमारा गामा फोटोन होगा। क्या होगा, गामा फोटोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती हैं। किसी नाभिक से गामा किरणें जो हैं वो उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती हैं। प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या होती है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों संख्या होती है, ना प्रोटॉन ना ही न्यूट्रॉन संख्या होती है। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी, 6 का डी, यानी कि गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के हैं, रासायनिक गुण रखते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, वो समभारिक कहलाते हैं, क्योंकि द्रव्यमान में भिन्न है तो भार समान है, यानी कि समभारिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 4PO18, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है ना, ये ऊपर से थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर कुछ और आएगा, इसको मैं देख लूँगा, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, कण जो 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है। तो ऐसा कण जो 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है, तो देखो नीचे वाला तो प्रोटॉनों की संख्या होती है और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए अब नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और यानी कि उन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, न्यूक्लियन होता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में थोड़ा ना होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये नाभिक में उपस्थित थोड़ा ना होते हैं। नेक्स्ट है, स्थायी भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है। इसका कारण है यह है कि, तो देखो स्थायी भारी नाभिकों में क्या है कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या है ना वो प्रोटॉनों से अधिक है, तो इसका कारण यह है कि, तो इसमें से इनका कारण क्या होगा वो हमें बताना है। कि सबसे पहला, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक भारी होते हैं, ये तो नहीं होता है। प्रोटॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, बल लग रहा होता है प्रतिकर्षण का, क्योंकि इनके बीच में समान क्या होता है, समान आवेश होता है, इस वजह से। नेक्स्ट है 11, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी जो होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, क्या मैंने बता रखा है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ताप नाभिकीय अभिक्रिया है, 3,1H2 एरो 2He4 प्लस ये दिस में अभिकारक की प्रति न्यूक्लियन निष्कासित ऊर्जा है। तो प्रति न्यूक्लियन जो निष्कासित ऊर्जा है वो क्या होगी इसमें, तो वो हो जाएगी आपकी प्रति न्यूक्लियन जो होगी वो 3.6 MeV हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3.6 MeV हो जाएगी। बाकी न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं अलग से भी करा दूंगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है। तो हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के प्री बोर्ड में भी आया था। तो हाइड्रोजन नाभिक की जो बंधन ऊर्जा है वो कितनी होती है, वो होती है 0। हाइड्रोजन नाभिक की कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट है, 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा क्या होती है, तो ये होती है 931 MeV। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ईजी है। ठीक है, ये प्रति न्यूक्लियन वाला मैं न्यूमेरिकल में करा दूंगा। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में x प्रदर्शित करता है। तो x किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पर देखिए x किसको प्रदर्शित करता है, तो x जो है यहाँ पर आपका
इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो या प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पर न्यूट्रिनो को डिनोट करता है, किसको? न्यूट्रिनो को, जो ऐसे बनता है न्यू की तरह, ठीक है, न्यूट्रिनो को डिनोट करता है, ठीक है। एक नाभिकीय अभिक्रिया में व्यक्त होती है, अब ये दे रखा है आपको, है ना। तो कण W है, तो कण इसमें W क्या होगा हमें ये बताना है। तो कण जो होगा, अगर हम यहाँ पर देखें 2He4 है और ZXA है, ठीक है, तो A+3 हो गया, है ना, यानी कि A 3 के साथ जुड़ गया, तो 4 में से 1 घट गया, यानी कि यहाँ पर 1 बचा, और नीचे तो 2 है और 2 है, तो 0N1 हो गया, 0N1 यानी कि न्यूट्रॉन हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये NCERT का क्वेश्चन है। किसी नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक विखंडन प्रक्रिया में मुक्त न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देते हैं। अवमंदक के रूप में हल्के नाभिकों का प्रयोग किया जाता है। भारी नाभिक यह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे टूट जाएंगे। भारी नाभिकों के साथ न्यूट्रॉनों का प्रत्यास्थ संकट उन्हें धीमा करेगा। रिएक्टर का नेट भार अत्यधिक हो जाएगा। भारी नाभिकों वाले पदार्थ कक्ष ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भारी नाभिकों के साथ न्यूट्रॉनों का प्रत्यास्थ संकट उन्हें धीमा नहीं करेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है। अब देखिए, ये समीकरण 4 1H1 और 2He4, ये 2 + बीटा क्यू क्या व्यक्त करता है? देखो 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो हम क्लियर दिख रहा है हमें यहाँ पे कि यहाँ पर कुछ बड़ा बन रहा है, छोटे से बड़ा बन रहा है। बड़ा बन रहा है मतलब नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? 2023 का क्वेश्चन है कि इनमें से मूल कण कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रिनो या पॉजिट्रॉन। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा कि अल्फा कण जो है वो मूल कण नहीं है, ठीक है। अल्फा कण तो हीलियम से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में X है, तो X क्या है इस नाभिकीय अभिक्रिया में? 2023 का ही क्वेश्चन है। तो देखो 7N14 और ये 1 आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो 7N14 है और साथ में ये तुम्हारे 1 आ गया। अब यहाँ पर तो देखो 14 आ गया। अब नीचे क्या हो गया? 7 + 0 7 है। तो देखो एक तो नीचे का बचा तुम्हारा, एक तो नीचे का 1 बचा 1, और एक ऊपर का 1 बचा तुम्हारे पास 1। अब 1 और 1 किस में होता है हमें ये सोचना होगा। तो 1 और 1 जो होता है वो प्रोटॉन में होता है। किस में होता है? प्रोटॉन में। तो यहाँ पर प्रोटॉन आ गया, या फिर 1H1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि जो लेंज का नियम होता है वो किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किससे होता है? लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बायहात नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से और एम्पियर के नियम से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा लेंज के नियम से, ठीक है। लेंज का नियम आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैंने फैराडे के नियम में डाल रखा है। फैराडे के नियम जाइए फिजिक्स की प्लेलिस्ट में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है आपको, 0.1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स जो है वो कितना दे रखा है? 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, 1 - 0.1, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका? डेल्टा फाई निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? अगर 1 - 0.1 करेंगे तो देखिए इस तरीके से करा करिए, आपको मैं समझा देता हूँ। देखो 1 - 0.1, तो देखो 1.0 मान लो और ये हो गया 0.1। इस तरीके से माइनस करा करो। देखो इसको कैरी दे दिया इसको हमने, तो 10 में से 1 गया तो 9, तो कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.9 कितना आ गया? डेल्टा फाई आ गया, 0.9 हो गया। और अपॉन में क्या लगाना है? 0.1। अपॉन में समय लगाना है, तो क्या निकल के आ जाएगा? ई विद्युत भागफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट काट दो, कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 9 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला आपका 9 वोल्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? प्रेरकत्व का वैसे तो मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। लेकिन इसके हिसाब से क्या होता है? इसके हिसाब से होता है ओम बटे में सेकंड। क्या होता है? ओम बटे में सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। तो एल प्रेरकत्व को बताता है और आर जो है वो प्रतिरोध को बताता है। तो एल अपॉन आर की विमा क्या होगी? तो एल अपॉन आर, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ना। तो इसकी होगी, देखो एक्चुअली में इसकी विमा जो होती है वो टी निकल के आती है। क्या निकल के आती है? टी सिंपल। तो देखो यहाँ पर तो आपको देखोगे टी तो है ही नहीं, लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर m की पावर 0, l की पावर 0, टी दे रखा है। मतलब m और l उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्शा दी गई है 0 की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखो एल अपॉन आर का विमेय सूत्र अब क्लियर हो गया, ये टी हो जाएगा। यहाँ पर हम टी लगा देंगे इजीली, ठीक है। तो इस वाले को तो आराम से कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला ये लगेगा इस वाले क्वेश्चन में। देखिए क्या है कि एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व 2 हेनरी है और प्रतिरोध 10 ओम है और एक 100 वोल्ट की नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जुड़ा गया है। परिपथ का समय नियतांक ज्ञात करना है, आपको टाइम निकालना है परिपथ का। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे आपका, मैं बता देता हूँ। एल इज इक्वल्स टू होता है ई अपॉन में डी आई और अपॉन में डी टी। ठीक है, क्या होता है ई एल अपॉन में ई, देखो एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन में डी आई अपॉन में डी टी, ये होता है। अब इसको उधर पहुँचा दो तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन में डी टी हो जाएगा। तो टी देखना है हमें, तो टी कैसे निकलेगा, तो देखो ये टी को हम अगर इधर ऊपर ले जाएं, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा, है ना, वरना थोड़ा सा दिमाग में गड़बड़ी हो जाएगी आपके। तो देखिए टी बराबर जो आपका निकल के आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। टी बराबर आपका जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखिए टी बराबर आपका फाइनल निकल के आएगा एल इंटू में आई और अपॉन में ई, ये निकल के आएगा। तो देखो यहाँ पर हम लगा देते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे लगाएंगे, देखो एल कितना दे रखा है, 2 हेनरी दे रखा है, ये हो गया 2, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, आई कितना दे रखा है, आई तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन अब एक चीज़ जानते हैं कि आई कहाँ से निकाल सकते हैं हम, आई हम निकाल सकते हैं ओम के नियम से। किसके, ओम के नियम से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमें क्या दे रखा है, 10 ओम दे रखा है और ये हमें 100 वोल्ट यानी कि वी इजिकल्स टू आई आर होता है। तो आई इजिकल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। क्या होता है, वी अपॉन आर। तो देखो वी कितना है, 100 है और अपॉन में आर कितना है, 10 है। तो कितना हो जाएगा, 100 बटे 10, 10 हो जाएगा। तो आई कितना आ गया, 10 आ गया, 10 लगा दिया। और ई कितना है हमारा, ई भी वोल्टेज है, तो ये ई भी कितना होगा, ई भी 100 होगा। तो इसको हटा के हम क्या लगा देते हैं, इसको हटा के इसको इरेज कर देता हूँ और इसको हटा के हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब 2 बटे 10 क्या होगा, 0.2 होगा। तो 0.2 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कितनी बार आ रहा है, एल अपॉन आर, है ना, एल अपॉन आर का मात्रक, पहले विमाग या मात्रक, मात्रक क्या होता है, मात्रक भी वही हो जाएगा सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आई होप अपनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है हमारा, इसको भी ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसको देख लेते हैं। किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है 5 बराबर 10 वेबर है और टी बराबर 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल ज्ञात करना है। तो देखो विद्युत भागबल क्या होता है, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी होता है। क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो कहीं ना कहीं आपको इस फाई का डिफरेंशियल करना है टी के रेस्पेक्ट में, तो कर देते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो देखिए ये 5t क्यूब है, तो देखो 5t क्यूब है, हम जानते हैं डिफरेंशियल करते हैं तो टी क्यूब, ये क्यूब आगे जाएगा और ये हो जाएगा 3 - 1। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी, देखो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, सॉरी 5 तियाँ 15 टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, डी फाई अपॉन डी टी निकाल रहे हैं, डी फाई अपॉन डी टी निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 15 टी स्क्वायर माइनस हो गया 100 टी का 100 हो जाएगा, बस इतना हो गया। तो ये डी फाई अपॉन डी टी हो गया, जो ई के बराबर है, जो किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब इसमें टी बराबर 2 रखना है, टी बराबर कितना रखना है, 2, तो रख देते हैं टी बराबर 2। तो यहाँ पर रखेंगे टी बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 15 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 15 चौका 60। अब 60 - 100 क्या निकालना है हमें, 60 - 100 माइनस का 40 वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए तथा नियत फेरों की संख्या कैपिटल एन वाली एल लंबाई की परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल बढ़ जाता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो कब बढ़ जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अगर लंबाई में हम कमी करें और ए में वृद्धि कर दें, है ना, तब ये हमारा जो प्रेरकत्व होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर है स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है, तो हेनरी के बराबर क्या होता है इसमें से आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये वाला जिसका जो आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ, ढंग से देखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा वोल्ट बटे सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड बटे में एम्पियर। क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू सेकंड बटे में एम्पियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे चुंबकीय वाले चैप्टर से है, प्रतिचुंबकीय लौहचुंबकीय वाले से, कि वह पदार्थ जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। तो विपरीत दिशा में जो कर लेता है वो कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय के साथ होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, जो क्या करता है, विरोध करता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का। तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही तो विरोध करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है उसका मान कितना होता है, कम लेकिन 1 से अधिक होता है, कम होता है लेकिन 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 0.999 है तो इसकी प्रकृति है। तो देखो 1 से इसकी कम है ना, 1 से कम है, तो आपको प्रकृति याद रखनी है, इसकी कितनी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो डोमेन जो होते हैं वो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। किसमें, लौह चुंबकीय पदार्थ में। भाई जरूरी नहीं कि हर जगह ये सभी दे रखा है तो ये सभी आंसर होगा, तो डोमेन जो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, सभी पदार्थों में कौन सा सार्वत्रिक गुण है।
प्रतिचुंबकीय का, अनुचुंबकत्व का, लौह चुंबकत्व का, या फिर ये सभी गुण। तो प्रतिचुंबकीय का गुण सभी पदार्थ में थोड़ा सा पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर लेने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने अब तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।